नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों से। नंदीग्राम में लगी चोट के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी थी उस पर आयोग ने कड़ा और तीखा जवाब दिया है। शिकायत की भाषा कह रही थी कि आयोग जैसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता हो। आज हम ईवीएम पर उठाए जाते रहे सवालों के जरिए समझाएंगे कि देश के नेताओं को ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाने चाहिए जिसे साबित ना कर सके। आयोग से आरोप खेला लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित होगा। इस वक्त कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरा देश उम्मीद लगाए बैठे है कि जब तक उसके करीब तक वायरस पहुंचेगा वो टीका लगवाकर कोरोना फ्री हो चुका होगा। आज हम आपके इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम अंदर की खबर लेकर आए हैं कि कोरोना का टीका कब बाजार में मिलेगा और कोरोना काल में जो मेला लग रहा है वो कैसे चुनाव का वायरस खेला साबित होगा। गर्व की बात है कि आज से भारत में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र कुछ देशों की आंखों में चुभने लगा है और उससे भी बड़ी फिक्र यह है कि देश के कुछ लोग इस पर मोहर भी लगा रहे हैं। दुनिया के इसी अमृत और विष का आज विश्लेषण करेंगे और फिर बात करेंगे पूरी दुनिया में कोरोना का जहर फैलाने वाले चीन की, जिसे भारत का मोर्चा लेना है और भारत का आगे बढ़ना लगातार खटक रहा है। लेकिन आज भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। आज क्वाड की मीटिंग हुई और इसमें भारत मुख्य भूमिका में। आज हम आपको बताएंगे कि इस मित्रता से देश को कितनी ताकत मिली। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। आज शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर उन्हें कम से कम 48 घंटे अपनी देखरेख में रखना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी के बार बार कहने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके पहले आज डॉक्टरों ने प्लास्टर खोलकर उनके पैर के घाव की जांच भी की थी। 7 दिनों के बाद उनका दोबारा चेकअप किया जाएगा। ममता बनर्जी आज व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर निकली और कार में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। हो सकता है वो कल से अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो। 10 मार्च को नंदीग्राम में नॉमिनेशन के बाद उन्हें चोट लगी थी और कल खुद उन्होंने अस्पताल से जारी किए अपने बयान में कहा था कि व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी सभा में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर बंगाल में मुद्दा ममता बनर्जी का पैर हो गया है और चारों तरफ चर्चा इसी तस्वीर की हो रही है जिसमें ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी हुई दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो आज वायरल हो रहा है। इस वीडियो में को बीजेपी बंगाल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि किसी घटना से इसकी समानता एक संयोग मात्र है। जाहिर है इस वीडियो को ममता बनर्जी के साथ हुई घटना से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार, हमला, अस्पताल, बेड, मीडिया और व्हील चेयर, ये सारे घटनाक्रम इसी वीडियो से मिलते जुलते हैं। TV9 इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आपके सामने पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही हर उस खबर को तथ्यों के साथ रखें जो आम जनता और हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सबसे पहले देखिए कि आज दिन भर क्या हुआ। ये तस्वीर उस घटना के विरोध की है जिसकी जांच की मांग तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी। फर्क ये है कि जिस घटना में ममता बनर्जी को चोट लगी उसे टीएमसी हमला बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे हमला नहीं मानती। आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर कहा कि ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई उसके पीछे साजिश है। जरा सुनिए टीएमसी ने अपने आरोपों के पक्ष में क्या तर्क रखे। हम यही पॉइंट बोला, ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, जिस चोट के लिए वो अभी अस्पताल में है, उस पर हम सीईसी को ये बोला इसके साथ कोई घटना का लिंक है। एक लिंक तो है अचानक डीजी और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया। दूसरा लिंक है बीजेपी को दो नेता दिलीप घोष और सौमित्र खान पहले ही पता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कुछ होने वाला है,
दूसरा है, प्रधानमंत्री खुद ब्रिगेड में बोला कि नंदीग्राम जाने में दीदी का स्कूटी पलट जाए। अब जरा टीएमसी के इन 3 तर्कों की पड़ताल कर लेते हैं। सबसे पहले तीसरा पॉइंट, यानी ममता बनर्जी और उनकी स्कूटी पर प्रधानमंत्री मोदी का चुटीला भाषण। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। अब टीएमसी के आरोपों का दूसरा पॉइंट, यानी दिलीप घोष का ट्वीट। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिलीप घोष ने जिस कार्टून को शेयर किया है उससे ये पता चलता है कि उन्हें पहले ही मालूम था कि ममता बनर्जी के साथ कुछ होने वाला है। और अब तीसरा पॉइंट, टीएमसी का आरोप है कि बिना ममता सरकार से पूछे चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी को हटा दिया। ये भी एक साजिश का हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या राजनीतिक मंच से किया गया कोई व्यंग या कटाक्ष और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कोई कार्टून किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है? और क्या चुनाव आयोग ने इस देश में चुनाव से पहले किसी अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी से पहली बार हटाया है? चुनाव आयोग ने पहले ही टीएमसी को अपने जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बिना सोचे समझे नहीं हटाया गया। ऐसा पर्यवेक्षकों के कहने पर किया गया और आयोग ने जैसे ही ममता बनर्जी के घायल होने की खबर देखी, तुरंत राज्य के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों अजय नायक और विवेक दुबे से रिपोर्ट मांगी गई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो देश की संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के प्रधान मंडल का चुनाव कराएं। चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करें। 15 जून 1949 को, यानी संविधान को स्वीकार करने से पहले, भारत की संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर लंबी बहस हुई थी और उस बहस के दौरान खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव की पूरी मशीनरी केंद्रीय चुनाव आयोग के हाथों में होनी चाहिए। इस आयोग को हक होगा कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारी और दूसरे अफसरों को निर्देश जारी करें। जाहिर है अपनी आवाज उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन जो संस्थान भारत के लोकतंत्र को बेदाग बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन पर सोच समझकर उंगली उठानी चाहिए और आरोप बेबुनियाद तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग में हम लोगों ने कहा है कि जो भी घटना घटी है उस घटना का पूरा वीडियो सामने आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जाता है, बाद में रैली में जाता है, तो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वेशन में पूरा वीडियो बनता है, तो पूरा वीडियोग्राफी आना चाहिए और ये बताना चाहिए ममता बनर्जी जी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उनकी सिक्योरिटी वहाँ पे थी, टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तो पूरे इंसिडेंट का एक ओरिजिनल वीडियो जो है वो ओरिजिनल वीडियो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। चुनाव आयोग पे भी है कि वो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगा रही है, आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निराशाजनक है। ये लोग तो जब हारते हैं तो ईवीएम पे भी आरोप लगाते हैं। किसी भी तरीके से जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाए वो तथ्यहीन और गलत है। चुनाव आयोग क्या भगवान है? लोग हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सवाल उठाते हैं, तो चुनाव आयोग पर भी किसी को शक है तो उठा सकते हैं। आप तो जानते हैं चुनाव जो संविधान के अनुसार चुनाव आयोग को भी खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है। बस इतना सा सवाल है कि हारने वाला ही चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठाता है। खैर, ममता बनर्जी पहले ही नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी है। आज बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना पर्चा भर दिया। इस मौके पर 3 केंद्रीय मंत्री भी शुभेंदु के साथ रहे। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ हैं। आज ही नॉमिनेशन किया है। आज नॉमिनेशन करने के बाद मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सुबह पूजा किया 2 मंदिर में, आप कहते हैं कि मैं हमेशा से करता आया हूं, लेकिन ये हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू, बाहरी और भीतरी, ये मुद्दा है कि नहीं आपके लिए? ये मुद्दा है आपके लिए? हिंदू मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तो पूछ लेना नंदीग्राम का लोग को, जो प्रीस्ट है ना मंदिर का पुरोहित है,
उसको पूछ लेना पंडित को, शुभेंदु कितना बार आया, सोनाचूड़ा सिंहवाहिनी मंदिर का साथ शुभेंदु का रिलेशन क्या है। इस मंदिर का हर ईंट में शुभेंदु है। नामांकन से पहले आज शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के सिंहवाहिनी मंदिर गए। शुभेंदु अधिकारी ने जानकीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान के साथ रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने बांग्ला में ममता बनर्जी को जवाब दिया और कहा कि दीदी ने खेला तो पहले ही कर दिया है। दीदी বলছে খেলা হবে, আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মানের সাথে খেলা করেছো, আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। राजनीतिक दलों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेताओं और जनता के बीच अब पारदर्शिता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। गौर करने की बात यह है कि अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक दल देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेकर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक को अक्सर गलत बताते रहते हैं, लेकिन जब नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। ये न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि उन राजनीतिक दलों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि मतदाता इस डेमोक्रेसी की नब्ज को पकड़ने में गलती नहीं करता है और सही वक्त पर सारा हिसाब चुकता कर देता है। और जरा सोचिए कि जो इस देश की मुख्य सत्ता की पार्टी है, जिसकी सरकार है, उन्हीं के एक बड़े नेता ने बकायदा इसको लेकर एक किताब तक लिख दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिक्र कोरोना की, जो विडंबना भी दिख रहा है। आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। सवाल यह है कि जिन चुनावी राज्यों में खुलेआम वायरस फैला हुआ है, वहां तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन जहां पर भीड़ जुटने की कोई वजह नहीं दिख रही, वहां पर धड़ाधड़ लॉकडाउन हो रहा है। तो क्या कोरोना को चुनावों से परहेज है या कोरोना अब अपना टारगेट तय कर चुका है? इन सवालों का पूरा विश्लेषण करते हैं। हर किसी की हैरानी की वजह कोरोना और देश की यह तस्वीर है। बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, नामांकन हो रहे हैं और इनमें हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। यहाँ पर न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, ना ही लोग मास्क को अहमियत दे रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना काबू में दिख रहा है, लेकिन इसके उलट महाराष्ट्र में कोरोना का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हर दिन संक्रमण का नया रिकॉर्ड टूट रहा है। लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना की ये चाल और संक्रमण का ये ग्राफ हैरानी बढ़ाने वाला है और इस हैरानी के पीछे वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले कोरोना से जारी जंग में आज की तारीख का इतिहास जान लेते हैं। 12 मार्च वो तारीख है जब पिछले साल कोरोना की वजह से देश में पहली मौत हुई थी। 12 मार्च 2020 को कोरोना ने कर्नाटक में 76 साल के एक बुजुर्ग की जान ली थी और वो सिलसिला तब से बदस्तूर जारी है। तब एक मौत दर्ज हुई थी और एक साल में वायरस से 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक साल पहले आज के ही दिन पहली मौत हुई और 16 जून 2020 को एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें हुई। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा पीक पर पहुंच गया था। अब के हालात ये है कि बीते 24 घंटे में देश में 117 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के जरिए आपको तब और अब के हालात में फर्क इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि पिछले साल मार्च में जब कोरोना फैलने लगा था तब क्या हाल थे और एक साल बाद इस बार मार्च में क्या हाल है। ऐसे में अगर देश ने लापरवाही बरतनी नहीं छोड़ी तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा महाराष्ट्र से लगाइए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने पूरे देश को डराना शुरू कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी में दोबारा कोरोना विस्फोट शुरू हो चुका है।
जिसका सबसे ताज़ा शिकार हुए हैं पालघर के एक स्कूल के 37 स्टूडेंट्स और 3 टीचर समेत 40 लोग। 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स के संक्रमित होने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले लातूर में MIDC इलाके में एक हॉस्टल में रह रहे 44 स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और अब पालघर में भी कोरोना का कहर बरपने से हड़कंप मच गया है। 327 बच्चों में से 229 बच्चे RT-PCR पॉजिटिव आए, लेकिन वो सभी बच्चे किसी को ही सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उनका टेस्ट किया और उनको कॉमन कोल्ड था। सभी को ट्रीटमेंट दी गई है। महाराष्ट्र में फिर से होते कोरोना विस्फोट के चलते ही लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों का दौर फिर लौट आया है। लॉकडाउन की लिस्ट में लेटेस्ट नाम जुड़ा है अकोला जिले का, जहां आज रात 8 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि यहां बीते 11 दिनों में कोरोना के केस करीब 22% बढ़े हैं और कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए प्रशासन पुराने फॉर्मूले पर लौट आया है। अकोला जिले में कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश पारित किया है। इस दौरान सभी जो आस्थापना है वो बंद रहेंगी, एम्बुलेंस सेवा शुरू रहेंगी, वैद्यकीय और मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी शुरू रहेंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी अमरावती से शुरू हुई थी। यहां 15 दिनों तक लॉकडाउन रहा और उसके बाद कल फैसला हुआ कि नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य भारत का कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट नागपुर जिला बन गया है। नागपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में नागपुर में 1900 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 8 दिन का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार 1000, 1200, 1300, 1600 और फिर 1900 ऐसे कोरोना के नए मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए चिंतित प्रशासन ने 15 तारीख से 21 तारीख तक लॉकडाउन लगाने का फैसला जो है नागपुर में किया है। महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें काबू में करने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। परभणी में आज रात 12 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। जलगांव में 15 मार्च सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू है। थाने में 15 मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद होंगे। कल्याण डोंबिवली में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लागू है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के प्रचंड वेग को झेल चुकी जनता ने अगर थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो कोरोना के नए लहर का खतरा इतना ना बड़ा होता। महाराष्ट्र में 161 दिन बाद एक दिन में कोरोना के इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। 11 मार्च को महाराष्ट्र में 14,317 नए केस आए, जबकि इससे पहले 3 अक्टूबर 2020 को डेली न्यू केस का आंकड़ा 14,348 रिकॉर्ड हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक सावधानियां बरतकर कोरोना से बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उनकी लापरवाही सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश को फिर से लॉकडाउन की लपेटे में ले सकती है। लोगों के बेपरवाह हो जाने की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन। बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि अब उन्हें भी वैक्सीन मिलने वाली है और कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको 2 बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वैक्सीन लगते ही कोरोना कवच तैयार नहीं हो जाता, बल्कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के 2 हफ्ते बाद तक पर्याप्त एंटीबॉडी बन पाती, यानी संक्रमण के लिए वायरस के पास पूरा समय होता है। और दूसरी बात यह कि कोरोना टीका के बाजार में आने की बात अभी भूल जाइए। वैक्सीन के बाजार में आने में अभी महीनों का वक्त लगेगा। क्या है इसकी वजह? कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर समीर भाटी से सुनिए। वैक्सीनेशन की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई है, पर फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि फेज 2 वैक्सीनेशन को पूरा होने में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। फेज 2 वैक्सीनेशन के बाद ही सरकार इसे आम जनता के लिए लेकर आएगी। भारतीय बाजार में टीके की बिक्री के लिए सरकार को वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देना होगा, क्योंकि अभी वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत दी जा रही है और बिना परमानेंट लाइसेंस के इसे आम जनता के लिए मार्केट में नहीं लाया जा सकता।
भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर दिक्कत नहीं है, पर परेशानी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन और हेजिटेंसी की है, जो फेज 2 वैक्सीनेशन में सीनियर सिटीजन्स के आगे आने के बाद काफी हद तक कम हुई है। यानी अभी जून तक आम लोगों को टीका मिलना मुश्किल है और इसके बाद कितना वक्त लगेगा ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन अब सवाल पश्चिम बंगाल का, जो लोग चुनावी रैलियां देखकर कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं और जो रैलियों में बिना सावधानी के उतर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में उमड़ी इस बेपरवाह भीड़ की आड़ में कोरोना कभी भी खेल कर सकता है, जाने कितने लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी सियासत में शक्ति प्रदर्शन जारी है। आज बारी थी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने अपने समर्थकों की सेना के साथ रोड शो किया और फिर अपना नामांकन भरा। 2 दिन पहले ऐसा ही हुजूम ममता के नामांकन में उमड़ा था, लेकिन इन रैलियों में न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न मास्क का अता पता था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण खतरे की घंटी नहीं बजा रहा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाने और मास्क नहीं पहनने पर महाराष्ट्र को ही रुला रहा है। मार्च की बात करें तो इस महीने महाराष्ट्र में 1,04,907 नए केस सामने आए हैं, जबकि बंगाल में इस दौरान सिर्फ 2,195 मामले मिले हैं। अगर इन आंकड़ों से बंगाल बेपरवाह है तो उसे इसकी वजह समझ लेनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्टिंग कम होना। महाराष्ट्र में इस साल मार्च में अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,90,000 के करीब। लेकिन कोरोना के केस कम या ज़्यादा होने की वजह सिर्फ टेस्टिंग का ऊपर नीचे होना ही नहीं होता है, उसमें एक और अहम चीज़ होती है और वो होती है आर वैल्यू, मतलब रिप्रोडक्शन नंबर, यानी औसतन संक्रमण एक व्यक्ति से कितने लोगों में फैल रहा है, उसका सूचकांक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आर वैल्यू 2 है, मतलब ये हुआ कि एक संक्रमित व्यक्ति से 2 नए व्यक्ति संक्रमित होंगे और फिर वे दोनों संक्रमित व्यक्ति 2 अन्य लोगों को संक्रमित करेंगे। फिर 4 संक्रमित व्यक्ति 2 नए लोगों को संक्रमित करेंगे। इस तरह संक्रमण तेजी से फैलता जाता है। जो हम बचाव कर रहे थे मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग करके, वो कहीं नहीं देखने में आ रहा है। तो मुख्यतः तो यही कारण है, क्योंकि पार्टीज़ हो रही हैं, शादी हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं और तरह तरह की पार्टियां हो रही हैं। उसमें से ही हमको, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो बॉम्बे हो, महाराष्ट्र बाकी हो पूरा, और फिर देखिए जब फैलने लगता है तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो सबको पता है। अब तो 1 साल हो गया, सबको पता है कि जो आर फैक्टर है कोविड का वो 1 है या उससे अधिक है। तो इस वजह से एक जने को होता है तो 10 लोगों को हो जाता है उसी में। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा आर वैल्यू हरियाणा में 1.37 है, पंजाब 1.34 के साथ दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1.15 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 0.97। रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू फिक्स नहीं होता। ये वायरस की संरचना और लोगों के बर्ताव, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पर निर्भर करता है। साथ ही आबादी में कितने लोग इम्यून हैं इस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है वहाँ पे हो, लेकिन बाद में होंगे, अभी नहीं हो पा रहे होंगे, या बॉडी इम्यूनिटी या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया होगा। हार्ड इम्यूनिटी भी एक, और दूसरा चीज़ वैक्सीन की वजह से ना पूरा पिक्चर ऑल्टर हो चुका है। वैक्सीन लगने की वजह से कई लोगों के पास में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। उसका अभी सही कारण बोलना तो एक कोई कारण को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि बॉडी इम्यूनिटी भी इसमें प्ले करती है, और किस तरीके का स्ट्रेन कहाँ पे फैला हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये कि कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन लापरवाही का बूस्टर मिलते ही कभी भी कहीं भी लोगों को एक बार फिर तेजी से चपेट लेना शुरू कर सकता है। यानी बंगाल की इस भीड़ में भी कोरोना वायरस मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी वायरस कमज़ोर है, और अगर वो रफ्तार पकड़ ले तो बंगाल की बेपरवाही पर कोरोना का भारी पड़ना तय है। अब कोरोना फैलाने वाले चीन के खिलाफ सबसे बड़े वैश्विक मोर्चे की बात। आज शाम 7 बजे से क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की पहली लीडर्स वर्चुअल समिट शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया।
जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की और कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका क्वाड के मित्र देशों के साथ प्रतिबद्ध है और क्वाड के सदस्य देश कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की मीटिंग को वसुदेव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन का विस्तार बताया और कहा कि हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए पहले से ज्यादा सहयोग के साथ काम करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के हमारे एजेंडे में वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक है, जिसके बूते क्वाड एक ग्लोबल फोर्स बन सकता है। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. पहली बार हुआ कि चीन को जंग के मैदान में या फिर स्टैंड ऑफ में कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा उसे पैर पटक कर वापस ही बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल चीन ने दुनिया को कोरोना इस तरीके से सौंपा था कि उसका मकसद था कि पूरी दुनिया को इस बीमारी में झुलसाकर वो अपने मंसूबों पर पार कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ उसे पैंगोंगत्सो को खाली करना पड़ा, बल्कि भारत के सामने पैर पटकते हुए वापस भी जाना पड़ा। लेकिन दूसरे मोर्चे पर चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसाता रहा। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत को अशांत करने के लिए बाजवा की कायर फौज को भड़काता रहा। लेकिन एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत ने दुश्मनों को ऐसा करारा जवाब दिया कि विश्व शक्ति का दंभ भरने वाले चीन का गुरूर चूर चूर हो गया और उसके चेले पाकिस्तान का भ्रम भी चकनाचूर हो गया। इसे विश्व परिदृश्य में देखें तो इसी दौरान कोरोना बांटने वाला चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया का दुश्मन बनता जा रहा था और लद्दाख की लड़ाई में तो अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण सूचना के साथ ही बर्फीले मौसम से बचाने वाली पोशाक, विंटर गियर और दूसरे उपकरण भी मुहैया कराए थे। और अभी इस क्वाड समिट के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो हमेशा से भारत के साथ था, है और रहेगा। अब फिक्र की एक ऐसी खबर जिससे देश का इतिहास, वर्तमान और भविष्य जुड़ा है, देश का मान सम्मान और गर्व जुड़ा है। हम बात आजादी के सबसे बड़े पर्व अमृत महोत्सव की कर रहे हैं। आज से भारत में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव शुरू हुआ, लेकिन फिक्र की बात यह है कि भारत का लोकतंत्र कुछ बड़े देशों के छिपे हुए एजेंडे की राह में रोड़ा बन रहा है और कुछ देशों की आंखों में चुभने लगा है। और उससे भी बड़ी फिक्र यह है कि देश के ही कुछ लोग इस पर मोहर भी लगा रहे हैं। दुनिया कैसी अमृत और विष का आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अमृत से।
आज आजादी के अमृत महोत्सव की में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है, जो आने वाले 75 सप्ताह तक यानी 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। लेकिन आज से शुरू हुए इस महोत्सव की कहानी 91 साल पहले के नमक सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी है। इक्यानवे वर्ष पहले आज ही के दिन बापू ने गोरों को नमक की कीमत बताई थी, जिसे नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च कहा गया, जिसके साथ एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे देश ने आज़ादी का स्वाद प्रधानमंत्री ने दांडी यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। पीएम मोदी नमक सत्याग्रह को आज़ादी की लड़ाई और हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की तरह देखते हैं, जिसमें नमक का मतलब देश के लिए वफादारी, ईमानदारी और विश्वास था। हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। हिंदुस्तान में नमक का मतलब वफादारी है, नमक का मतलब श्रम और समानता है, जिसे पाने का सपना आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का सपना था, जिसे उस वक्त भी लगातार चोट पहुंचाई जा रही थी। महात्मा गांधी ने उस दर्द को महसूस किया और दर्द से मुक्ति के लिए जनमन को भागीदार बनाने निकल पड़े, ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। ऐसे में आज जब देश में रह रही ताकतें ही लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं, तो उनके लिए भी देश की वफादारी से जुड़े नमक सत्याग्रह का इतिहास जानना जरूरी हो गया है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल ही दांडी के लिए निकल पड़े।
रास्ते में 2 सत्याग्रही और शामिल हो गए। अहमदाबाद से निकला मार्च बोरसद, आमोद, मांगरोल होते हुए दांडी पहुंचा था। 387 किलोमीटर की यात्रा में 24 दिन लगे थे। गांधी जी रोज 16 से 19 किलोमीटर चलते थे। कस्तूरबा भरूच में ही उनसे मिले। सूरत तक तो यात्रा में 30,000 लोग शामिल हो गए थे। दांडी से पहले नवसारी आखिरी पड़ाव था। ये यात्रा नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ थी। आखिर में 6 अप्रैल 1930 को बापू ने नमक उठाकर कानून तोड़ा। इस आंदोलन का संदेश साफ था, जिसने अंग्रेज की हुकूमत को हिलाकर रख दिया और नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव बन गया और देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने दिया वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। बोले, क्वाड सदस्य साथ मिलकर काम करेंगे। कोरोना वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन हमारा एजेंडा। ममता बनर्जी की हालत में सुधार। कोलकाता अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। 7 दिन बाद फिर होगी स्वास्थ्य की समीक्षा। व्हीलचेयर से करेंगी चुनाव प्रचार। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला। TV9 भारतवर्ष से बोले, तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता। 10 साल में दीदी ने कुछ नहीं किया, हमारा मुद्दा विकास है। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया, राहुल, प्रियंका, गहलोत, पायलट के नाम शामिल। G23 के नेताओं के नाम नदारद। कैबिनेट विस्तार में तीरथ सिंह रावत ने साधा क्षेत्रीय संतुलन। 11 मंत्रियों ने ली शपथ। 6 मंत्री गढ़वाल से, जबकि 5 मंत्री कुमाऊं से रहे। नागपुर के बाद अकोला में लगा 2 दिन का लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। पुणे में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद। और अब देखते हैं पॉजिटिव खबरें। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से जुड़े अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब इंजीनियरिंग के लिए 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद अब इस साल से जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं कक्षा में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की होगी, वे भी इंजीनियर बन सकेंगे। संशोधित नियमों के अनुसार इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को 12वीं में न्यूनतम 45% अंकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 14 विषयों की सूची में से 3 विषयों में पास होना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने हजारों स्कूल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी दी है। अब देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी एडमिशन ले सकेंगी। मिजोरम के सैनिक स्कूल छिंगछिप में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें गर्ल कैडेट्स को एडमिशन दिया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार ने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी एडमिशन मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर का हर्बल तरीके से इलाज ढूंढने का दावा किया गया है। हालांकि दवा के लिए अभी 3 साल इंतजार करना होगा। दावा है कि भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जा रहा ये कैंसर इस दवा से खत्म हो जाएगा। कैंसर के बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्चर्स के मुताबिक 3 साल में ह्यूमन ट्रायल पूरा कर दवा आ जाएगी। अभी 5 हफ्ते में 79% ट्यूमर खत्म करने का प्रयोग चूहों पर कामयाब रहा है। और अब देखते हैं जो है सुबह। मफलर और खांसी की महिमा हम देख चुके हैं। दीदी व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। पांव में फ्रैक्चर है, इसलिए कोई और चारा भी नहीं। आरोप ड्रामेबाजी के न लगे, इसलिए एक्सरे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। ये बात और है कि जिन्हें डिनायल मोड में रहना हो वो कहेंगे एक्सरे है तो उन्हीं का ना। पुलिस ने भी रिपोर्ट दे दी कि हादसा ही था, हमला नहीं। लेकिन दीदी को चुनौती दे रहे लोगों की चिंता दूसरी है। जनता डिटेलिंग में नहीं जाती, सबूतों में नहीं जाती। वो तो बस पहले पूरे मंच में घूम घूम कर दहाड़ती और अब व्हील चेयर पर बैठी दीदी को देखेगी। बाकी मामला मनोवैज्ञानिक है। सहानुभूति ने राजीव गांधी को 404 सांसद दे दिए थे। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन का रुख मोड़ दिया था और खट्टर जी के आंसू अविश्वास प्रस्ताव गिरा गए थे। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।